आज सुनिए हिंदी लेखिका प्रमिला वर्मा जी की कहानियों की श्रृंखला में उनकी लिखी कहानी यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। तो शुरू करें कहानी। आज उन पन्नों को सहेजने बैठी है तो कितने कितने विचार मन में घुमड़ रहे हैं। उसके कंधे से झांकता एक चेहरा, ये चेहरा है दिनेश का। अब ये कविताएं जो काफ़ी भावुक मन से लिखी थीं आज भी सार्थक हैं। न व्यक्ति के मन से प्रेम दूर होता है और न ही वो भुला पाता है। आज फिर नया कुछ लिखा क्या? दिनेश ने पूछा। हाँ, सुनोगे? बिल्कुल सुनूंगा। मैं तो अपनी सीमा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कहाँ से ले आती हो ऐसी कल्पनाएं, ऐसे सुंदर शब्द? हाँ तो सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया। दिनेश भौंचक उसे बाहों में भर लेता है। तो किसके तख़य्युल में खोई है हमारी सीमा? चलो हटो। तभी दरवाजे की घंटी बज उठती है। कौन होगा इस समय? सास भी बड़बड़ाती हैं। कौन होगा इस भरी दोपहरिया में कमबख्त? दरवाज़ा खोलती है तो देखा डॉक्टर वेद खड़े हैं। अरे आप? उसके मुंह से निकला। हाँ, परेश हैं? उन्होंने पूछा। नहीं तो वे इस समय। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई वो, लेकिन डॉक्टर वेद अपराध बोध से मानो भर उठे। हाँ, इधर से निकला तो। हाँ हाँ, आइए, उसने कहा। वो टेबल पर से कागज़ों का ढेर और डायरी संभालने लगती है। क्या है सीमा जी? दो चार पेपर उठाते हुए डॉक्टर वेद बोले। बस कुछ कविताओं को सहेज रही थी, उसने कहा। और पुरानी मीठी यादों में खो गईं? डॉक्टर वेद बोले। वो शर्मा उठी। नहीं डॉक्टर वेद, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर वेद प्रकाश यहाँ के विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। कभी कुछ लिखने और लाइब्रेरी में से किताबें लाने के दौरान उनमें भेंट हुई और फिर प्रगाढ़ पहचान से मित्रता में परिवर्तित हुई। उसने उन्हें घर बुलाया और फिर पति परेश से भी परिचय हुआ। उसने अपनी कविताएं उन्हें दी और वे उसकी कविताओं के प्रशंसक हो गए। उन्होंने कई पत्रिकाओं में उसकी कविताएं प्रकाशनार्थ भेजी भी। अब वो अक्सर विश्वविद्यालय जाती और अच्छी अच्छी किताबें डॉक्टर वेद के नाम से जारी करवा कर घर ले आती। पढ़ने लिखने का शौक़ उसे भरपूर रहा। उसका हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखना और पढ़ना जारी था। कविताएं वो हिंदी में लिखती थी, लेकिन उसने एमए अंग्रेजी साहित्य में किया था। शायद उसे पढ़ने की लगन अपने पिता से विरासत में मिली थी, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। अरे, मैं ये पत्रिकाएं भी लाया हूँ जिनमें आपकी कविताएं छपी हैं। वे पत्रिकाएं देते हैं, वो खोल कर देखती है। उन्होंने उसका चित्र और परिचय भी भेजा था, वो भी छपा था। पत्रिकाएं देकर डॉक्टर वेद चले गए थे। संभवतः अचानक यूँ आ जाना असमय उन्हें भी कहीं साल रहा हो कि सीमा क्या सोचेगी। उनके जाने के बाद वो पत्रिकाओं में डूब गई। सास को बताया कि माँ देखिए, इन पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपी हैं। उन्होंने देखा तक नहीं, कहने लगी, अच्छा है, लिखती रहो, लेकिन याद रखना घर पहले है। वो मुस्कुरा दी। घर को नेग्लेक्ट करके कब उसने साहित्य रचा? 15-16 साल की उम्र से ही कविताएं लिखने लगी थी। उसके सबसे बड़े प्रशंसक उसके पिताजी ही थे और फिर दिनेश। जब वो बीए के अंतिम वर्ष में थी तभी मौसी के जेठ के लड़के की शादी में अपनी माँ के साथ सहारनपुर गई थी। वहीं मुलाकात हुई थी दिनेश से। दिनेश भी मौसी के खानदान का था, अर्थात मौसी के देवर का बेटा। चंचल, मजाकिया, उसी का हम उम्र। कभी किसी बैठक को गंभीर रहने ही नहीं देता था। सिर्फ एक हफ्ते के प्रवास ने उसे और दिनेश को काफ़ी करीब ला दिया। इतना कि दोनों के दिल धड़कते तो ऐसा लगता कि ये दिल दो नहीं एक हैं। लौटने के बाद पत्रों का लंबा सिलसिला चला और फिर एक ऐसे ही समारोह में वे फिर मिले और अब इतने शिद्दत से मिले कि साथ रहने का फैसला कर डाला। बस दिनेश अपनी माँ से बात करेगा, माँ मौसी से करेंगी और इस तरह सब ठीक हो जाएगा। गुलाबी लिफाफे में अपनी सुंदर लिखाई से दिनेश के नाम पत्र और एक लंबी कविता और आह्वान ऐसे प्रेम का जिसे ईश्वर ने सृजित किया था। मौसी इस लिफाफे को लिए खड़ी थी। उन्हीं के रिश्तेदार अधिक थे, क्योंकि उन्हीं के घर का समारोह था। वे बिफरी खड़ी थीं। देख लो अपनी कल्लों के लक्षण, बिल्ली भी साथ घर छोड़कर चोरी करती है। अरे और कोई नहीं मिला फंसाने को, ये तो अपनी सगी मौसी के ससुराल में घुस गई। जी कह देती हूँ अपनी कल्लों को संभाल लो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा।
अरे कुछ बताओगी विजया, या मुझे बस अपमानित ही करना है? और सीमा की माँ अर्थात मौसी की जीजी का चेहरा अपमान से लाल हो उठा। घर में 50 मेहमान बैठे हैं और तुम अपनी सगी भांजी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? कहाँ तो तू कहती थी जीजी अपनी सीमा सांवली है तो क्या, लाखों में एक दिखती है, रंग से क्या होता है। और अब उसके रंग रूप और चरित्र को लेकर तू इतनी थुक्का फजीहत कर रही है। दोनों में खूब लड़ाई हुई। माँ ने जो उस पर इतना विश्वास किया था आज हर वाक्य पर टूटी जा रही थी। दिनेश को लिखा पत्र मौसी जोर जोर से पढ़कर सुना रही थी। कई लोग व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। माँ ने उनके हाथ से पत्र और लिफाफा छीन लिया। जया, ये सही है कि हैसियत के मामले में हम तुमसे कमज़ोर हैं, लेकिन तुम हमें नहीं खिलाती। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे बहक सकते हैं, उन्हें धीरज से समझाया जा सकता है, लेकिन तू तो ढोल नगाड़े पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर अपने ही मायके की बेइज्जती कर रही है। हाँ कर रही हूँ, दिनेश के लायक भी नहीं है ये लड़की। चलिए अपने कविता से बहकाने मेरे देवर के बेटे को। देखो जीजी, तुम सड़ सड़ कर मरोगी। तुम ही बहला फुसला कर इसे डोरे डलवाने को लाई हो ताकि किसी तरह निपट जाए। देखना तुम सड़ सड़ कर मरोगी, तुम्हारे बदन में कीड़े पड़ेंगे। आज मैं ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं रही और तुम? हाँ सड़ूंगी जया, और तुम मेरे कीड़े बीनने आ जाना। माँ ने उसको एक शब्द ना कहते हुए सामान बांधने का आदेश दिया। सबने बहुत रोका कि रस्म अदायगी के बाद जाना, लेकिन माँ ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया और उसी दिन वे लोग रवाना हो गए। पैडल रिक्शे पर बैठी वो देर तक छत पर खड़े दिनेश को अपलक निहारती रही। अपने घर के बगीचे में उदास खड़ी थी वो। उसने गुलाब की बेल के अनगिनत सफ़ेद फूल तोड़े थे जो गुच्छों में लटक रहे थे। उसने माँ की पूजा की डलिया फूलों से भर दी थी। उसे पेड़ पर लटकाकर उसने और ताज़े फूल तोड़े और दोनों हथेलियों में भर लिए। उसमें उन फूलों में उसके शबनम की बूंदों जैसे आंसू टपक रहे थे और उन आंसुओं की हर बूंद में, उन फूलों में यदि वो कोई चेहरा देख रही थी तो वो चेहरा था दिनेश का, सिर्फ दिनेश का। और उसी दिन परेश का रिश्ता उसके लिए आया था और उसी दिन परेश की माँ ने कहा था, वैसे तो सीमा का रंग सुथरा संवलाया हुआ है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है तो हमें रिश्ता मंजूर है। परेश ने माँ की बात मान ली थी। माँ किचन में खड़ी मेहमानों के लिए नाश्ता प्लेटों में लगाती हुई रो पड़ी थी। पापा भीतर आए थे और कहा था, सरला मुझे अपनी बेटी पर अभिमान है। वो दौड़कर पापा से लिपट गई थी। किसी भी बात को मना करने का विकल्प सीमा के समक्ष था ही नहीं। दिनेश ने तो कोई बीच बचाव किया ही नहीं, ना फिर इतने महीनों में उससे मिला ही और ना ही पत्र भेजा। वो कायर पुरुष निकला। वो चाय लेकर परेश के पास आई तो देखा टेबल पर दिनेश के अनगिनत पत्र फैले पड़े थे और परेश गुस्से से कांपता खड़ा था। ये क्या है सीमा? ये विवाह से पहले की बातें हैं, उसने कहा। तो तुमने मुझसे छुपाया सीमा, आज विवाह के इतने वर्ष बाद, और वो भी तब जब मुझे ये अचानक हाथ लगे। हाँ, अब इन पत्रों में न खुशबू है, न शब्द, न शब्दों के सिहरन। मुझे अब कुछ भी उद्वेलित नहीं करता परेश, उसने कहा। तो माँ के कहने से मैंने तुम्हें अपनाया जबकि तुम मेरे लायक नहीं थी। फिर तुम्हारे ऊट पटांग लेखन को बर्दाश्त करना, तुम्हें स्वतंत्रता देना कि तुम विश्वविद्यालय के चक्कर लगाओ। मुझे इस सब में धोखे की बू आ रही है। कहीं वेद प्रकाश से भी तुम्हारे? परेश, वो एकदम से चीख पड़ी। क्यों सोए तारों को छेड़ते हो? क्या हासिल होगा तुम्हें? और डॉक्टर वेद प्रकाश? हाँ, वे मुझे प्रेरणा देते हैं, मेरी कविताओं के प्रशंसक हैं। यदि मुझ में कुछ है तो उसे बाहर लाते हैं। तुमने स्वयं भी तो कुछ बनना चाहा परेश, अब बच्चों को बनाना चाहते हो। मेरे भीतर क्या है इसे कभी तुमने महसूस किया? और मेरा क्या परेश, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो सपने रहे होंगे। तुमने तो मुझे घर में बैठे रहने का आदेश दिया, मेरी प्रतिभा को कुचला और स्वयं छलांगे लगा लगा कर आसमान छूना चाहा। ये विरोधाभास क्यों परेश? बात बेबात मेरा अपमान करते रहना, इसमें कौन सा गर्व महसूस करते हो तुम? शादी करना तुम्हारी भी ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे कार्य की सराहना कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अगर मैं लिखती हूँ तो ये मेरे अंदर की तड़प है। लिखे बगैर मैं अधूरी हूँ और रह तो रही हूँ ईमानदारी से, तुम्हारी बनकर, तुम्हारे दोनों बच्चों की माँ।
जो जहाँ था उसे वहीं छोड़कर फिर क्यों मेरे मन को पीड़ा देते हो? दिनेश कभी था, अब तो नहीं है ना? फिर अनर्गल प्रलाप से क्या मतलब? अच्छा, ये अनर्गल प्रलाप है। देखना तुम भागोगी मेरे पास से। क्रोध से पैर पटकता दिनेश की सभी चिट्ठियां कमरे में बिखेर कर वो चला गया। परेश से दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही थीं। सास भी समझ रही थी कि परेश सीमा से दूरियां बढ़ा रहा है। पीछे आंगन में पानी के लिए बोरिंग कराने के बाद हैंडपंप में मोटर लगाने की बात हुई थी, लेकिन अब परेश घर की तरफ ध्यान नहीं देता था। हैंडपंप से पानी निकालते निकालते उसके पेट की नसें खिंच जाती थीं और पेट में स्थायी दर्द रहने लगा था। पैसे घर खर्च के उतने ही देता जिसमें घरेलू काम वालियों का वेतन नहीं होता। वो समझ गई थी अब नौकरानी को हटाकर उसे सब काम करने पड़ते। ना उसे विश्वविद्यालय जाने का समय मिलता, ना ही वो कुछ लिख पाती। एक दिन उसने परेश को सिर्फ जानकारी ही दी थी कि वो अपनी माँ के पास जा रही है और उसी दिन वो चली गई। बच्चों को भी छोड़ गई। आऊँगी कुछ दिनों में, थक चुकी हूँ इस रूटीन से, कहा उसने। सास ने विरोध किया, कौन संभालेगा बच्चों को और घर के काम? मुझसे तो हैंडपंप से एक बाल्टी पानी भी नहीं निकाला जाता। आपका बेटा ले लेगा एक हफ्ते की छुट्टी, ये घर उसका भी है, बच्चों के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी है। नौकरों को भी अपने गांव जाने की छुट्टी दी जाती है। कहकर वो निकल गई। माँ के पास कौन था? पिता की मृत्यु के बाद वो हिल गई थी। उन्हें उनका ओर छोर अकेलापन ग्रसित कर रहा था। अचानक उसे सामने पा वो खुशी से चिल्ला पड़ी, सीमा! सीमा ने उन्हें लिपटा लिया। दोनों ही रोती रहीं। फिर चौंक पड़ी, अरे बच्चे नहीं आए? माँ, उनकी छुट्टियाँ कहाँ हैं? मैं तो आ गई अकेली ही, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। माँ उसके चेहरे पर कुछ ढूंढती रहीं, फिर उठकर रसोई में चली गईं। उसे पास खड़ा देखकर वे बोली, नहीं, तू थकी आई है, 6 घंटे का सफ़र बस में किया है, आज तुम किचन में नहीं आओगी, मैं खिलाऊंगी अपनी बिटिया को खाना गरम गरम। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जब ये लाड़ प्यार दुनिया में होगा नहीं तब क्या होगा? रात देर तक दोनों माँ बेटी जागती रहीं और बातें करती रहीं। पिताजी की याद करते हुए दोनों रोई भी। फिर माँ ने अचानक पूछा, खुश नहीं है ना सीमा? जानती हूँ, प्रेम को, प्रेम भरे दिल को। वो अवाक माँ की तरफ देखती रह गई। एक बार भी तो दिनेश ने आकर नहीं कहा, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। सीमा, शायद उस समय अगर वो आगे आता तो मैं पीछे नहीं हटती। माँ के विशाल हृदय की परतें धीमे धीमे खुलती जा रही थीं। शायद उस समय? ये क्यों कहा? माँ, क्या वो तुमसे कभी मिला? उसने पूछा। नहीं, माँ ने कहा। उसके सामने माँ का वो अपमानित चेहरा एकदम सामने आ गया। कितनी बातें सुनाई थी जया मौसी ने, और माँ ने उसके प्रति अपमानजनक शब्दों के कारण सदा के लिए अपने मायके से संबंध तोड़ लिए थे। तो माँ जानती थी कि वो खुश नहीं है। उसकी सारी प्रतिभा कुचल दी गई है, जिस पर उसके पिताजी को गर्व हुआ करता था। तो क्या माँ उसके प्यार की गहराई को उसी समय समझ चुकी थी? माँ ने बताया, जब तेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब तुम्हें याद होगा कोई नहीं आया था, लेकिन जब सभी लौट गए थे तो तुम्हारे बड़े मामा यहाँ आए थे। उन्होंने बताया था कि जया के पति गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे तब जया के पास जाने की बहुत इच्छा हुई थी बेटा, लेकिन अपमान से भरा तेरा चेहरा याद आते ही जाने का विचार मन से तुरंत निकाल फेंका था। आखिर वो तेरी सगी मौसी है और इतने कड़वे आक्रमण किए उसने। वो जानती थी दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद प्यार करती थीं, लेकिन फिर दोनों के बीच कितनी कड़वाहट आ गई। तुम्हारे मामा ही ने बताया कि तुम लोगों के जाने के बाद उसी दिन बगैर किसी को बताए वो अपने घर वापस लौट गया था। कुछ महीने बाद लंदन चला गया था, अभी शिकागो में है, वहाँ लैंग्वेज का प्रोफेसर है। बीच में टर्की भी गया था विजिटिंग प्रोफेसर बनकर। और माँ, उसका परिवार? उसे उत्सुकता हो आई थी और भी कुछ जानने की। माँ उसकी आंखों में गहराई से झांकती रहीं। उसे और दुख देना उन्होंने ठीक नहीं समझा और छुपा गईं कि दिनेश तो तुझे समर्पित है मेरी बेटी, उसने शादी ही नहीं की। माँ को इस तरह अपनी ओर गहराई से देखते पाकर उसने नज़रें नीची कर लीं और कहा, जाने दो माँ, वो रण छोड़ निकला। माँ ये शब्द सुनकर टूटी, लेकिन फिर सोचा कि सीमा ठीक ही कह रही है। उसे यहाँ आना था सीमा के लिए। दोनों बालिग ही थे, एक दूसरे का इंतज़ार कर सकते थे। समर्पित तो वो भी थी,
लेकिन चुप थी। माँ का आंसुओं से भरा अपमानित चेहरा, घर में आर्थिक समस्याएं, पिताजी की नौकरी का प्रोफेसर होते हुए भी कोई स्थायित्व नहीं, क्योंकि उन्हें स्थायी नौकरी मिली ही कब। आर्थिक स्थिति के कारण माँ का मायके में निरंतर गिरता ग्राफ, जबकि जया मौसी, दोनों मामा अमीर ही थे। पिताजी को तो कहीं से कोई संबल ही नहीं मिल पाया। उनके समक्ष एक अंधेरा था। माँ को वो क्या बताए? या तो अपने आप को वापस समेट ले, दिनेश की उल जलूल हरकतों के समक्ष समर्पण कर दे, या अपनी इच्छा अभिलाषाओं को सामने रखकर जी ले। बच्चों से ज़बरदस्त मोह है, उनके बगैर जीने की कल्पना भी वो नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर कुछ उबलता रहता है, हाहाकार मचता रहता है। लौट कर आई तो पाया कि सब कुछ यथावत चल रहा है, बल्कि हैंडपंप में पानी की मोटर भी लग चुकी है। वो मुस्कुरा उठी। अब ध्यान आया कि कैसे वो सारा काम लगातार करती रहती थी। परेश से अबोला ही था। वो उसके कामों में दखल ही नहीं देता था, बल्कि झल्लाया हुआ उसकी किताबों, टेबल की दराजों में कुछ ढूंढता ही रहता था। उसका शक्की स्वभाव कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए कि उस सीमा को प्रताड़ित कर सके। अब लाइब्रेरी जाने के बहाने वो कॉलेज के इंटरव्यू अटेंड करने लगी। वो अपने विषय में सचमुच विद्वान थी। आज भी वो अपने एमए के 8 पेपर्स पर खुलकर बोल सकती है। ऐसा नहीं था कि परेश से उसे गृहस्थी के पर्याप्त सुख नहीं मिले, लेकिन उसे पर्याप्त की खोज नहीं थी। वो तो उस अंधेरे को दूर करना चाहती थी जिसके चारों ओर वो फंस गई थी। एक दिन परेश उसे कमरे में घसीट लाया, दरवाज़ा बंद किया और पूछा, बताओ दिनेश ने कहाँ कहाँ छुआ तुम्हें, कहाँ कहाँ चुम्बन लिए? वो हंस पड़ी। कहा, तो परेश मेरे शरीर से उसकी छुअन को खरोंचोगे? परेश हतप्रभ, तो उसका शक सही? जबकि दिनेश ने उसे कभी अपनी बाहों में भी समेटा हो उसे याद नहीं। क्यों सफाई दे परेश को? उसके स्व पर उसका अधिकार है, उसकी देह पर उसका अधिकार है। वो अपने ढंग से जीना चाहती है। आखिर देह की मुक्ति कब? और उससे जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो, क्या वो तुम्हें छू नहीं सकता? तुम उसे छू नहीं सकते? मेरे मन का अंधेरा नहीं छटता। उसने निर्णय ले लिया। एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने आप को कुर्बान करना व्यर्थ है जो विवाह के इतने वर्षों बाद भी पूछता है कि बताओ दिनेश तो तुम्हें कहाँ कहाँ चुंबन लिए थे। और उसने परेश से मुक्त होने का निर्णय ले लिया। वो सदैव चाहती रही है कि उसके जीवन का कोई अर्थ हो, भले ही नन्हा सा अर्थ। अर्थ कितने मायने रखते हैं जीवन में। अर्थ की तलाश में पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है। क्या वो दिनेश के साथ कोई अर्थ तलाश कर सकती थी कि बिल्कुल इसी तरह होता जैसे परेश के साथ? सुबह होती, शाम होती, बच्चे स्कूल जाते, सुबह का खाना, शाम का खाना, और रात होती वो दिनेश की बाहों में या परेश की बाहों में। तो क्या उसकी ज़िंदगी अर्थवान हो उठती? बस एक चेहरा बदलता, परेश के चेहरे पर दिनेश का चेहरा होता। यही होता ना? फिर क्या तलाशती रही है वो? अपने भीतर या आसपास के समूचे वातावरण में? नहीं, शायद ज़िंदगी कुछ और होती। दिनेश उसमें ऊर्जा भरता था, उसके साथ वो उन अर्थों को तलाशती थी। वो उसे ऐसा तराशता था कि अब तक शायद उसकी ख्याति चहुं ओर हो जाती। जबकि परेश ने न केवल उसकी कविताएं फाड़ी हैं, बल्कि उसके भीतर कभी झांका नहीं, उसकी कोमल संवेदनाओं को तार तार किया था। उसकी उस खिड़की को जो ऊपर वाले कमरे में थी, उसकी अनुपस्थित में ईंट गारे से बंद भी करवाया है, जहाँ से देखकर उसके अंदर कल्पनाएं उबजती थीं। जिस खिड़की से पहाड़, पेड़ और सूरज का उगना डूबना वो देखती थी, जहाँ सुदूर पहाड़ थे और हाईवे था। हाईवे पर आते जाते वाहन खिलौने जैसे छोटे नज़र आते थे। उसने उसकी कल्पना को अनारकली की तरह दीवार पर चिनवाया था। और आज वो दिनेश के चेहरे पर परेश का चेहरा चस्पा कर रही है। मन धिक्कार उठा उसका। एकाएक परेश ने एक दिन आकर कहा, मेरे साथ रहने से फ़ायदा नहीं है, मैं तलाक चाहता हूँ। अर्थात मैं यहाँ से जाऊँ? उसने पूछा। और इस बीच उसकी नौकरी भी एक अच्छे कॉलेज में लग चुकी थी। वो 3 महीने से नौकरी कर रही थी। नौकरी लगने में डॉक्टर वेद प्रकाश का बहुत बड़ा साथ मिला था। एक बार भी यूनिवर्सिटी जाकर वो उनका धन्यवाद नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, विषय को लेकर ही वो किताब लिखना चाहती थी। उस संदर्भ में पिछले दिनों ही उसकी उनसे बात हुई थी।
परेश अपनी माँ को बतला रहा था, जिस नौकरी के परिवर्तन के लिए वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था उसके लिए रजामंदी आ गई है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो तलाक चाहता है। कहाँ जाने की बात है? माँ ने पूछा। बेंगलोर। वहाँ दोनों बच्चे आगे की पढ़ाई करेंगे। नीलेश इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगले ही वर्ष उसका एडमिशन कराना होगा, और अभी जिसमें भी जाना चाहे। तो मैं यहाँ अकेली रहूँगी? दोनों बच्चों को लेकर तुम चले जाओगे? हाँ, ये तो तय है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, और सामने बच्चों का भविष्य है। वैसे भी नीलेश पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाता ही तो तुम स्वतंत्र हो जाओगी। जानती है वो, परेश जो कहता है वैसा ही करता है। बच्चों का भविष्य सामने है और इस शहर में उच्च पढ़ाई की संभावनाएं नहीं हैं। वो चुप रही। तलाक के पश्चात दोनों की राहें अलग अलग हो गई थीं। फिलहाल वो इस घर में थी। बिक जाएगा मकान तो उसे दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। सारा घर खाली हो चुका था। अपनी माँ और बच्चों के साथ परेश बेंगलुरु चला गया था। उसकी माँ बीमार थी और अकेले रह रही थी, अतः वो उनको अपने पास ले आई। माँ खाली घर, अकेले, उसको देखकर दुख में डूब गई। एक शाम उसके बड़े बेटे नीलेश ने अपनी माँ से बहुत बातें की। वो सोचती रही, 20 वर्ष का नीलेश कितना बड़ा हो चुका है और परिपक्व जैसी बातें कर रहा है। उसने कहा, माँ, यहाँ तो माहौल ही अलग है। पापा कहते हैं आपका कोई प्रेमी है, उसका नाम दिनेश है। उन्हीं के कारण आपने पापा को तलाक दिया। मॉम, क्या ये सच है? उसने बताया, नीलेश, तुम्हारे पापा शक करते हैं। ऐसा था, लेकिन शादी के बाद कुछ नहीं। दरअसल पढ़ाई के दौरान एक लड़का सामने आया, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। उसके घर वालों ने नहीं चाहा कि ऐसा कुछ हो। वो निराश होकर विदेश चला गया। कहानी ख़त्म। इन 21 वर्षों में शादी के पश्चात हम कभी नहीं मिले। नीलेश, मुझे तो मालूम भी नहीं वो कहाँ है, क्या करता है। तुम्हारी नानी ने ही बताया मुझे अभी साल भर पहले कि वो शिकागो में है, लेकिन मैं अपनी सफाई देना नहीं चाहती। तुम्हारे पापा कहते हैं कि मैं उनके प्रति ईमानदार नहीं हूँ। न मैंने तलाक की पहल की, न सबको छोड़ना चाहा। माँ आई तो उन्होंने पुनः बताया, सीमा, तेरे बड़े मामा ने बताया था, मैंने तुझे बताया नहीं। दिनेश ने शादी नहीं की है। उसके पेरेंट्स ने बहुत दबाव डाला था शादी का, तो उसने कहा था कि उसने अदृश्य विवाह की माला सीमा के गले में पहनाई है। मैं कैसे किसी और से विवाह कर सकता हूँ? सुनकर समूची हिल गई वो। लगा कि कमरे की दीवारें तेजी से घूम रही हैं और वो किसी अनंत में समा रही है। माँ ने ही उसे संभाला और मुश्किल से उसे पलंग तक ला पाई। लाइट चली गई थी। माँ अपनी बेटी के सराहने बैठी अखबार से पंखा झल रही थी। उसने बहुत पता लगाया कि दिनेश का क्या पता है। दूसरे दिन ही नीलेश का फ़ोन आया। माँ, क्यों तिल तिल कर मर रही हो? नानी ने बताया, आप अपने हृदय के बंद दरवाजे खोलिए। नानी कहती हैं आप मात्र अभी 45 वर्ष की हैं, एक लंबी ज़िंदगी सामने है। जब नानी नहीं होंगी तब? मैंने दिनेश अंकल का पता लगा लिया है। आप उन्हें मैसेज भेजिए, कुंठाओं से बाहर निकलिए। शक में ही ज़िंदगी के 22 वर्ष निकाल दिए। प्रताड़ना सही, किस लिए? हम दोनों बच्चों के लिए ही ना। अब हम बड़े हो गए हैं। आपका प्रेम, आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अपनी कारा से बाहर निकलिए। सची तो कह रहा था नीलेश, घुट घुट कर जीना किस लिए? अब वो भावना भी नहीं रही कि बच्चे क्या कहेंगे। बच्चे तो स्वयं चाहते हैं कि माँ आप जिए। बहुत ही डरते हृदय से उसने दिनेश को मैसेज भेजा था। पता चला कि दिनेश को नीलेश का मैसेज पहले ही मिल चुका था। उसने कहा, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। उसी रात माँ को पहला हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में बैठी वो सोच रही थी, माँ ने हार मान ली है, वे शायद जीना नहीं चाहती। माँ को अस्पताल से घर लाने के 10 दिन बाद ही दिनेश उसके सामने खड़ा था। माँ दिनेश का हाथ पकड़कर रो पड़ी। दिनेश, बहुत कोशिश की सीमा ने तुम्हारे बगैर जीने की। 21 वर्ष परेश के साथ ईमानदारी से रही, लेकिन उसके ऊपर लांछनों का दौर जारी रहा और अंततः परेश ने उसे छोड़ दिया। क्या संभालोगे सीमा को? दिनेश और सीमा एक दूसरे से लिपट गए। माँ ने महसूस किया कि सीमा अपनी कारा से बाहर आ रही है। उन्होंने सुख से आंखें मूंद लीं। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।